रतन टाटा के जाने के बाद उनकी कंपनी वाले आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। कंपनी के सबसे पुराने ऑफिस के कमरे में लड़ाई हो रही है। प्लेन पकड़कर टाटा कंपनी के अधिकारी दिल्ली चले आ रहे हैं। वो कभी गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, कभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मिल रहे हैं। गुहार एक ही है, हमारे घर में झगड़ा बहुत है। लेकिन झगड़ा सुलझा नहीं, साम्राज्य और ज्यादा ही टूट गया, अंदर ही अंदर टूटा। ऐसा कि देश का सबसे भरोसेमंद कारोबारी साम्राज्य बचेगा या नहीं, या बचेगा तो कैसे बचेगा, ऐसी बातें चलने लगी। तो क्या है टाटा का झगड़ा, आज इस पर बात करेंगे। और बात शुरू करते हैं मुंबई से। मुंबई शहर में चर्चगेट के पास एक चौराहा है। इस चौराहे का नाम है हुतात्मा चौक। बड़े से फव्वारे से इस चौराहे की पहचान होती है। यहीं पर एक 4 मंजिला बिल्डिंग है। साल 1924 में ये बिल्डिंग बनकर रेडी हुई। बिल्डिंग का नाम रखा गया बॉम्बे हाउस। ये कोई ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं थी, भारत के सबसे गौरवशाली बिजनेस ग्रुप का ऑफिस बनी थी ये बिल्डिंग। ग्रुप का नाम टाटा ग्रुप। लंबे समय तक इस बिल्डिंग के कोने वाले एक कमरे में रतन टाटा ने खुद बैठकर काम संभाला था। कट टू 10 अक्टूबर 2025। इसी बॉम्बे हाउस में खास मीटिंग चल रही थी। देश का एक बड़ा वर्ग इस मीटिंग की डिटेल्स का इंतजार कर रहा था। क्या हो रहा था इस मीटिंग में? टाटा समूह के अंदर चल रहे सबसे बड़े झगड़े का निपटारा होना था। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। कंपनी ने रोजमर्रा के कामकाज पर चर्चा की और असली मैटर मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इसी कालखंड में एक और जगह एक मीटिंग चल रही थी, देश की राजधानी नई दिल्ली में। जगह थी 2, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के दफ्तर। टाटा से जुड़े अधिकारी सीधे सरकार का दखल चाह रहे थे ताकि मामले को निपटाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लड़ाई क्या है और क्यों इतनी बड़ी है कि सरकार तक बीच में कूद पड़ी। टाटा ग्रुप की कहानी की मदद से हम इसे आज डिकोड करते हैं। टाटा ग्रुप 26 लाख करोड़ का समूह है और इस ग्रुप के अंदर 400 से ज़्यादा कंपनीज और लाखों की संख्या में कर्मचारी। इस पूरे ग्रुप को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास। टाटा सन्स के पास ही ये अधिकार है कि वो टाटा ब्रांड का इस्तेमाल कर सके। अब ये जो टाटा सन्स है उसकी 66% की हिस्सेदारी टाटा समूह के ही कुछ ट्रस्टीज के पास है। जैसे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट 27.98% हिस्सेदारी है, सर रतन टाटा ट्रस्ट 23.56% हिस्सेदारी, JRD टाटा ट्रस्ट 4.01% हिस्सेदारी। इन सबको मिलाकर कहते हैं टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के लोग मिलकर टाटा सन्स का चेयरमैन बनाते हैं और टाटा सन्स का जो चेयरमैन होता है वो पूरे टाटा ग्रुप का भी सर्वेसर्वा है। ये जरूरी नहीं है कि टाटा सन्स की चेयरमैनशिप की कुर्सी टाटा परिवार के मेंबर के पास ही जाए। साइरस मिस्त्री और एन चंद्रशेखरन के पास ये कुर्सी गई तो थी ही, यानी बाहर के लोगों के पास भी कुर्सी जा सकती है। टाटा सन्स के अलावा टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी है जो नए बिजनेस वेंचर्स का काम देखती है। यानी आप समझ ही गए हैं कि टाटा की अधिकांश कंपनियों को टाटा सन्स चलाता है और टाटा सन्स को चलाता है टाटा ट्रस्ट, और इन्हीं दोनों के बीच हो रही है रस्साकशी। और इस मुसीबत की शुरुआत हुई 11 सितंबर 2025 को। इस दिन टाटा ट्रस्ट के 6 ट्रस्टीज की मीटिंग हुई। मीटिंग का एजेंडा था टाटा सन्स के डायरेक्टर विजय सिंह का रीअपॉइंटमेंट, मतलब फिर से नियुक्ति। रीअपॉइंटमेंट इसीलिए क्योंकि रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ग्रुप ने एक नई पॉलिसी बनाई। उम्र 75 साल होने के बाद हर साल नॉमिनी डायरेक्टर्स की नियुक्ति पर फिर से डिसीजन लिया जाएगा। और विजय सिंह की उम्र हो गई 77 साल। वो 2012 से टाटा सन्स के डायरेक्टर रहे हैं। मीटिंग में रीअपॉइंटमेंट के मामले पर वोटिंग शुरू हुई। टाटा ट्रस्ट के 4 मेंबर्स ने वोट किया कि विजय सिंह की नियुक्ति फिर से नहीं होनी चाहिए। मेली मिस्त्री, प्रमित झावेरी, जहांगीर HC जहांगीर, डायरस खंबाटा। वहीं 2 मेंबर्स नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन ने विजय सिंह को फिर से नियुक्त करने का समर्थन किया। वोटिंग में 4-2 से विजय सिंह को हार मिली और उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। कायदे से देखें तो यहाँ पर कोई विवाद नहीं दिखता है, लेकिन विवाद हुआ और कायदे से हुआ। और वो समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी होगी, कहानी साइरस मिस्त्री की। और साइरस मिस्त्री की कहानी उनके पिता पलोनजी मिस्त्री से शुरू होती है। वो शपूरजी पलोनजी ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्हें फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस कहा जाता था, मतलब बॉम्बे हाउस के भूत, क्योंकि वो मीडिया से दूर रहते थे। उनका परिवार दशकों से टाटा ग्रुप से जुड़ा रहा। पलोनजी के पिता शपूरजी ने 1930 में टाटा सन्स के शेयर खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी हिस्सेदारी बढ़ती गई और 2011 तक पलोनजी ग्रुप के पास टाटा सन्स में 18.4% शेयर हो गए। उस समय ये टाटा सन्स में सबसे बड़ी इंडिविजुअल हिस्सेदारी थी। इस स्थिति में सबसे बड़े शेयर होल्डर के पास सबसे बड़ी कुर्सी जानी चाहिए थी। वैसा हुआ भी। साल 2012 में पलोनजी के बेटे साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के 6ठे चेयरमैन बने। ये बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि पहली बार कोई टाटा फैमिली के बाहर का इंसान चुना गया था। इस नियुक्ति के पीछे रतन टाटा की बड़ी भूमिका थी। वो 2007 से ही साइरस को इस रोल के लिए तैयार कर रहे थे।
लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिका। 24 अक्टूबर 2016 रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को इस्तीफा देने को कहा। मिस्त्री ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। एक बोर्ड मीटिंग हुई। 9 में से 7 डायरेक्टर्स ने मिस्त्री को हटाने का फैसला लिया। साल 2017 में टाटा सन्स की कुर्सी पर बैठ गए एन चंद्रशेखरन, गैर पारसी समुदाय से आने वाले पहले सर्वेसर्वा। लेकिन सबकी आंखों के तारे साइरस मिस्त्री की कुर्सी गई क्यों, ये जानने के लिए दोनों पक्षों के बयान समझने होंगे। टाटा सन्स का कहना था कि साइरस की लीडरशिप में कई कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा, वे ग्रुप की ऑपरेटिंग कंपनियों पर ज्यादा कंट्रोल चाहते थे और ये टाटा के काम करने के तरीके के खिलाफ था। वहीं साइरस मिस्त्री ने आरोप लगाया कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उन्हें बोर्ड की जरूरी मीटिंग से बाहर रखा गया और कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स यानी छोटे हिस्सेदारों के साथ भी गलत किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि कई कंपनियों की वित्तीय हालत ठीक नहीं थी जिसे छुपाया जा रहा था। खुद को हटाए जाने के खिलाफ साइरस मिस्त्री ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT में अपील की। जैसे लीगल झगड़ों में हम कोर्ट जाते हैं, वैसे कंपनियों के झगड़े को सुलझाने के लिए NCLT जाते हैं। लेकिन 2018 में NCLT ने टाटा सन्स के पक्ष में फैसला दिया। फिर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल NCLT ने उल्टा फैसला दिया, साइरस मिस्त्री के पक्ष में दिया। NCLT वो कोर्ट है जहां NCLT के डिसीजन पर अपील की जाती है। NCLT ने कहा कि मिस्त्री को चेयरमैन रखा जाए। इस फैसले ने पूरे कॉरपोरेट जगत में हलचल मचा दी। लेकिन बात यहां नहीं रुकी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में NCLT के आदेश पर रोक लगा दी। मार्च 2021 में टाटा सन्स के पक्ष में ही अंतिम फैसला सुनाया गया, यानी साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद से हटाना सही था। एन चंद्रशेखरन की कुर्सी बरकरार रही। कुछ महीनों बाद 4 सितंबर 2022 को साइरस मिस्त्री की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। 2 साल बाद 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन हुआ। 2 दिन बाद 11 अक्टूबर को रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया। नोएल इसके पहले वेस्ट साइड और टाइटन जैसी कंपनियों से जुड़े रहे थे। उनकी पत्नी का नाम है आलू मिस्त्री, जो साइरस मिस्त्री की बहन है। कहा जाता है कि जब नोएल चेयरमैन बने, टाटा ट्रस्ट में गुटबाजी शुरू हो गई और 2 गुट बने। पहला गुट नोएल टाटा का है, जिसमें उनके अलावा वेणु श्रीनिवासन और टाटा सन्स वाले एन चंद्रशेखरन है। दूसरा गुट मेहली मिस्त्री का है, जिनके साथ प्रवीण झावेरी, जहांगीर HC जहांगीर और डायरस खंबाटा आते हैं। और आपको जानना चाहिए कि ये मेहली मिस्त्री और कोई नहीं है, बल्कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के कजन ब्रदर हैं। इन 2 गुटों में 4 मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आए। पहला ये कि टाटा इंटरनेशनल की फंडिंग का मामला। नोएल टाटा की टाटा इंटरनेशनल को 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। इस पर मेहली मिस्त्री के गुट ने आरोप लगाया कि साफ साफ बताए बिना ये काम हुआ, उन्हें डिसीजन में शामिल नहीं किया गया। दूसरा, नोएल टाटा चाहते थे कि एक नया पद बने डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर का, उस पर भी दूसरे गुट की सहमति नहीं थी। तीसरा, मेहली मिस्त्री गुट ने कहा कि उन्हें टाटा सन्स बोर्ड की ज़रूरी जानकारियों से बाहर रखा गया। और चौथा कारण सबसे रीसेंट है, वो जुड़ा है विजय सिंह के इस्तीफे के बाद के घटनाक्रम से। खबरें चली कि इस्तीफे के बाद मेहली मिस्त्री खुद टाटा सन्स के बोर्ड डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठना चाहते थे, लेकिन नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन ने इसे रोक दिया था। नोएल टाटा गुट का कहना रहा कि मेहली मिस्त्री का गुट सुपर बोर्ड बनाना चाहता है और नोएल टाटा की लीडरशिप को कमज़ोर करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि टाटा के मूल्यों के हिसाब से ही फैसले होने चाहिए। जवाब में मेहली मिस्त्री गुट ने कहा कि टाटा ट्रस्ट में पारदर्शिता की कमी है। एक टॉप हैवी स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी सिर्फ कुछ लोग ऊपर से सारे फैसले ले रहे हैं। कहा कि गवर्नेंस यानी कंपनी में काम करने का तरीका ज़माने के हिसाब से बदलना ज़रूरी है। कंपनी से जाते हुए विजय सिंह ने भी कहा कि अब शायद टाटा ग्रुप की सोच बदल रही है। विजय सिंह के इस्तीफे के बाद ये गतिरोध बढ़ गया। बॉम्बे हाउस में हुई मीटिंग, ईमेल और मैसेजेस का कोई हल नहीं निकला। देश का एक बड़ा बिजनेस ग्रुप स्टैंड स्टिल की स्थिति में आ गया। इस बीच 7 अक्टूबर 2025 को टाटा ट्रस्ट के सदस्य दिल्ली आए। कौन कौन? टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, एन चंद्रशेखरन और डायरस खंबाटा, यानी नोएल गुट के तीनों मेंबर और मिस्त्री ग्रुप से बस एक। दिल्ली में उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, दखल देने की गुहार लगाई। सरकार ने साफ कहा कि इस लड़ाई से टाटा सन्स के कामकाज पर असर नहीं पड़ना चाहिए। सूत्रों के हवाले से आई खबरों ने कहा जल्द से जल्द सब नॉर्मल किया जाए। सरकार ने यह भी इशारा दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो किसी भी ट्रस्टी को हटा सकते हैं। अब लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 10 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई, उसके बाद एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मेहली मिस्त्री के गुट ने प्रस्ताव रखा कि अब टाटा सन्स का IPO कराया जाए, यानी वह कंपनी जिसे हमेशा टाटा परिवार ने अपने और दोस्तों के बीच रखा, उसमें पब्लिक की हिस्सेदारी लाने की कवायद शुरू हो गई। इसमें RBI की भी एंट्री हुई।
आरबीआई ने साल 2022 में टाटा सन्स को एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी घोषित कर दिया। एनबीएफसी मतलब ऐसी कंपनियां जो बैंक नहीं होती लेकिन वो लोगों या कंपनियों को लोन दे सकती हैं। अब नियम कहते हैं कि एनबीएफसी की जिस कैटेगरी में टाटा सन्स को रखा गया उस कैटेगरी की सारी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है, यानी उनके शेयर वगैरह आते हैं। आरबीआई ने टाटा सन्स को 30 सितंबर 2025 तक शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए कहा। मेली मिस्त्री वाला गुट तो चाह ही रहा था कि आईपीओ आ जाए, स्टॉक मार्केट का रास्ता खुल जाए, लेकिन खबरें बताती हैं कि नोएल टाटा गुट को ये मंजूर नहीं था। अब आपको पता ही है कि जो टाटा ट्रस्ट है उसमें एक रतन टाटा ट्रस्ट का भी एक हिस्सा है। जब शेयर मार्केट और एनबीएफसी का झमेला शुरू हुआ तो रतन टाटा ट्रस्ट ने नोएल गुट से ताल्लुक रखने वाले और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से कहा कि कंपनी को पब्लिक होने से रोका जाए। हुक्म की तामील हुई। साल 2024 में टाटा सन्स ने अपना एनबीएफसी का लाइसेंस ही सरेंडर कर दिया, लेकिन जनवरी 2025 में आरबीआई ने फिर से कंपनियों की लिस्ट निकाली। उसमें टाटा सन्स और टाटा कैपिटल दोनों का नाम था। टाटा कैपिटल तो पब्लिक हो ही चुकी है, उसका आईपीओ आ चुका है, लेकिन टाटा सन्स का खेल अटका हुआ है और अटका हुआ है टाटा सन्स का भविष्य। सवाल है कि सब कब ठीक होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस खबर में इतना ही। बने रहिए द ललन टॉप के साथ। मैं हूँ श्रुति। शुक्रिया।